नमस्कार दोस्तों। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने जीएसटी रिटर्न सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक्स बातें समझने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप 2025 में एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनना चाहते हो और आप चाहते हो मैं एक अच्छा अकाउंटेंट बन के एक अच्छी कंपनी में अकाउंटेंट पोस्ट पे जॉब करूं, उस कंपनी की टोटल अकाउंटिंग वर्क को संभालूं, उस कंपनी के जो टैक्सेशन कंप्लायंस जैसे कंपनी की जीएसटी की रिटर्न को फाइल करना, कंपनी का जो जीएसटी का टैक्स बनता है उसको डिपॉजिट कराना, टीडीएस टीसीएस इनकम टैक्स की रिपोर्ट को तैयार करना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना होता है कि हम टैली सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं और टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हम जीएसटी का काम भी सीख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता भी आपको टैली सॉफ्टवेयर को सीखना किस तरीके से होता है और आप जो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जो जीएसटी का काम सीख रहे हो उसको आपको किस तरीके से सीखना होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग एक दूसरे का देखा देखी में भी मेरा दोस्त टैली सॉफ्टवेयर सीख रहा है तो मैं भी टैली सॉफ्टवेयर सीखूंगा, मेरा दोस्त जीएसटी का काम सीख रहा है तो मैं भी जीएसटी का काम सीखूंगा, लेकिन काम को सीखना किस तरीके से है और जो आपने काम सीखा है वो काम आपके आगे जाके क्या काम आएगा ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी नहीं होता। तो हमने हमारी इस यूट्यूब चैनल पे जो हमारी बेसिक से लेके एडवांस लेवल की जो भी बातें हैं, हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अकाउंटेंट के जो काम आने वाली बातें हैं, वो किस तरीके से आपको अकाउंटिंग का काम सीखना होता है और आपको क्या क्या काम आगे जाके करना होता है, इसकी हमने एक नई सीरीज तैयार करी है जिसका आज का जो ये वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट है। तो अगर आप चाहते हो भी आप इस हमारी सीरीज को पूरा कंप्लीट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, अपने कोई रिटर्न फाइल किस तरीके से होती है वो भी अपने सीखेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर अपने सीखेंगे भी आपको कुछ जो जीएसटी से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं वो आपको पता होना चाहिए। भी जीएसटी से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं, जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो क्या होता है। अब देखो, जीएसटी के अंदर अगर अपने रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपके पास में दो ऑप्शन आते हैं। पहला आता है नॉर्मल स्कीम का जिसको अपने रेगुलर स्कीम कह सकते हैं, और दूसरा आता है कंपोजिशन स्कीम का। ठीक है, अब आप मान लीजिए दोनों में से किसी एक के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया। ठीक है, लेकिन दोनों की कुछ कंडीशन होती है, उसके ऊपर हालांकि हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, इसके वीडियो के अंदर भी अपने कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक आपको नॉर्मल स्कीम ऑप्शन मिलता है, दूसरा कंपोजिशन स्कीम का। दो ही ऑप्शन होता है जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने का। ठीक है, अब बात आती है भी अगर मान लीजिए आपने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, दो बातें एक बात आपको पता चल गई भी ये तो रेगुलर स्कीम के अंदर रजिस्टर होता है या फिर कंपोजिशन स्कीम के अंदर होगा, दोनों में एक साथ नहीं हो सकता। अब मान लीजिए दोनों के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया किसी एक में, चाहे तो आपने करवा लिया रेगुलर स्कीम के अंदर, चाहे आपने करवा लिया कंपोजिशन स्कीम के अंदर। अगर आपने नॉर्मल स्कीम के अंदर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड करवा लिया तो आपकी कंपनी के ऊपर GSTR 1 और GSTR 3B ये रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी आ जाती है। और अगर आपकी कंपनी ने कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड कराया है तो आपके ऊपर CMP 08 रिटर्न फाइल करने की लाइबिलिटी आ जाती है। ये आपको रिटर्न फाइल करनी होती है क्वार्टरली, यानी कि 3-3 महीनों से। और GSTR 1 और GSTR 3B ये भी आपको शुरुआत के अंदर क्वार्टरली ऑप्शन मिलता है, और उसके बाद में जैसे जैसे टर्नओवर आपकी बढ़ती जाएगी, तो अगर आपके टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा की चली जाएगी तो ये रिटर्न भी आपको मंथली फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यानी कि एक बात तो ये क्लियर होगी भी आपको जीएसटी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन कराना है वो या तो आप नॉर्मल यानी कि रेगुलर स्कीम के अंदर करवाओगे या फिर कंपोजिशन के अंदर। रेगुलर के अंदर कौन कौन सी रिटर्न फाइल होती है, GSTR 1 और GSTR 3B जो अपने मंथली फाइल करते हैं। ठीक है, तो ये आपको अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओ तो भी आपको इस बात का पता होना चाहिए। भी आपसे कोई ये पूछ ले भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कितने टाइप का होता है, तो आप कह सकते हो भी एक हमारा रेगुलर स्कीम का होता है और दूसरा कंपोजिशन स्कीम का होता है। और अगर आपसे ये बात पूछ ली जाए कि कंपोजिशन स्कीम सेलेक्ट कर ली तो उसके बाद में जो हमें जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी है वो कौन सी करनी होगी, CMP 08। लेकिन ये क्वार्टरली रिटर्न आपको फाइल करनी होती है, यानी कि 3-3 महीनों से आपको ये रिटर्न है जो गवर्नमेंट को फाइल करनी होती है। और उसके बाद ये पूछ रहे CMP 08 के अंदर क्या रिटर्न देने, डाटा क्या देना होता है, वो भी अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और अगर अपने बात करें रेगुलर स्कीम की तो वहाँ पर हमारी जो रूटीन की जो रिटर्न है वो GSTR 1 की है और GSTR 3B की है। अगर अपने बात करें एनुअल रिटर्न की, ये तो थी हमारी रेगुलर रिटर्न जो कि हमें हर मंथ फाइल करनी होगी। अगर अपने बात करें एनुअल रिटर्न यानी कि वार्षिक रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपके पास में 9 या 9C की आपके ऊपर लाइबिलिटी बनेगी रेगुलर स्कीम के अंदर। और यहाँ अगर अपने बात करें कंपोजिशन की तो यहाँ आपके पास में
GSTR 4 आपको यानी कि एनुअल रिटर्न के रूप में फाइनल स्टेटमेंट आपको देना होता है। लेकिन अब अपने बात करते हैं रेगुलर स्कीम के अंदर भी हमें GSTR 1 और GSTR 3 भी, इन दोनों में से पहले रिटर्न कौन सी फाइल होती है? GSTR 1 की रिटर्न हमें पहले फाइल करनी होती है। अब बात आती है भी इस GSTR 1 के अंदर हमें क्या कुछ शो करना होता है। तो GSTR 1 का मतलब हो गया भी ये सारी की सारी इसके अंदर हमारी कंपनी की आउटवर्ड जो भी सप्लाई है हमारी, यानी अपने कह सकते हैं भी हमारी कंपनी का जो सेल डाटा है, सेल का जो रिकॉर्ड है वो हमें GSTR 1 के अंदर गवर्नमेंट को देना होता है। अब GSTR 1 के अंदर मान लीजिए आउटवर्ड सप्लाई यानी कि जो हमारा सेल से संबंधित जो भी काम हुआ है वो हमें देना होगा। तो अब इसके अंदर आपने B2B यानी कि रजिस्टर्ड लोगों को कितना सामान बेचे, B2C अनरजिस्टर्ड लोगों को सामान कितना सेल किए, उसके बाद में आपने इंट्रास्टेट कितना सामान बेचा यानी कि आपके राज्य के अंदर विद इन स्टेट आपने कितना सामान सेल किया है, और आपने इंटरस्टेट यानी कि राज्य से बाहर आपने कितना सामान सेल किया है। तो वो आपने B2B को कितना किया है, B2C को यानी कि अनरजिस्टर्ड नॉर्मल कस्टमर को आपने कितना सामान है जो सेल किया है। तो यानी कि इसके अंदर हमारी सेल से संबंधित, या आपने अगर अपने कोई रजिस्टर्ड कस्टमर को कोई क्रेडिट नोट या फिर कोई डेबिट नोट अगर आपने कोई इश्यू किया है तो उसकी डिटेल हमें GSTR 1 के अंदर रिपोर्ट करनी होती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपको ये सारी की सारी रिपोर्ट हमारा टैली सॉफ्टवेयर तैयार करेगा, या जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो वो तैयार करेगा। बिल्कुल तैयार करेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉफ्टवेयर आपको पता नहीं कितने मिलेंगे। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम GST सॉफ्टवेयर का बिल्कुल 5.1 रिलीज है उसको सीख रहे हैं। अरे भाई 5 सीख रहे हो, ये 6 भी आ गया, 6 सीखोगे 6.1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये पता नहीं आपके लाइफ के अंदर कितने आते रहेंगे। बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिलोगे, जहां आप कंपनी में जॉब करोगे पता नहीं कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वहां पर लगा होगा। ये कोई जरूरी भी नहीं है भी आपने आज टैली सॉफ्टवेयर को सीख लिया तो जिस कंपनी में आपकी जॉब लगेगी वहां पर आपको टैली सॉफ्टवेयर ही मिलेगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर काम क्या होता है, अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या काम होता है, GST से रिलेटेड आपको काम क्या होता है, वो आपको पहले सीखना जरूरी है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पर कोई मैटर नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो इसीलिए बेसिक बातें पे डिस्कस कर रहे हैं भी अगर आप GST रिटर्न से बारे में कुछ सीख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए भी GST रिटर्न है क्या। GST से संबंधित आप ये ऐसा नहीं है भी आपने टैली सॉफ्टवेयर में सेल का GST इनवॉइस बनाना सीख लिया, या आपने कोई GST वाला परचेज की इनवॉइस एंट्री है वो आपने करनी सीख ली तो इसका मतलब आपको GST का काम आ गया। ऐसा नहीं है, ये तो सेल इनवॉइस आपका बनेगा बनेगा। ठीक है ना, तो इनवॉइस बनने के बाद में आपकी जो काम है वो आपका काम क्या होता है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमने GSTR 1 के अंदर अगर आपसे कोई पूछे तो इसका मतलब क्या हो गया भी GSTR 1 के अंदर हमारी कंपनी का जो सेल है, जैसे मान लीजिए अभी जनवरी 2025 चल रहा है, तो अब इसमें क्या हो रहा है भी जो हमने दिसंबर 2024 था, दिसंबर 2024 मंथ के अंदर हमने कितने रुपए की सेल करी है उसका रिकॉर्ड अब हमें जनवरी 2025 में देना होगा GSTR 1 के थ्रू। ठीक है, तो यानी कि हमने रजिस्टर्ड लोगों को कितना सामान बेचा, अनरजिस्टर्ड को कितना बेचा। तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये जो रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर, जैसे B2B इनवॉइस यानी कि रजिस्टर्ड लोगों को कितने इनवॉइस आपने इशू किया आपकी कंपनी के। ठीक है ना, उसके बाद में B2C लार्ज यानी कि ऐसा इनवॉइस जो 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा के हैं वो कितने हैं। ठीक है ना, उसके बाद में कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट आपने कितने इशू किए हैं, क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड लोगों को कितने सेल किए हैं, आपने एग्जाम टैक्स फ्री की सेल आपने कितनी करी है। ठीक है, और उसके बाद में HSN समरी की डिटेल करें तो आपने प्रोडक्ट वाइज यानी कि HSN वाइज आपने कितने रुपए की सेल करी है, टोटल सेल और HSN वाइज सेल, यानी कि एक तो हो गया भी टोटल सेल आपकी, और दूसरा HSN वाइज यानी कि आपकी कंपनी के अंदर मान लीजिए 5 प्रोडक्ट हैं और 5 के HSN कोड अलग अलग हैं, तो आपने HSN कोड वाइज भी बताना है हमने इस HSN कोड का इस प्रोडक्ट को इतनी क्वांटिटी में सेल किया है, इतना इसका टैक्सेबल वैल्यू है, इतना इसका टैक्स बन रहा है। और ये डॉक्यूमेंट समरी भी टोटल आपने पिछले महीने यानी कि दिसंबर 2024 के अंदर आपने सेल के इनवॉइस कितने इशू किए हैं, क्रेडिट नोट कितने इशू किए हैं, डेबिट नोट आपने कितने इशू किए हैं। तो यानी कि टोटल डिटेल ये सारा का सारा जो खेल है ये हमारा किसका खेल चल रहा है, GSTR 1 का है। ये सारा का सारा GSTR 1 का ही है। इसके अंदर आपकी B2B की सेल, ठीक है, B2C की सेल, ये सॉफ्टवेयर आपका ऑटोमेटिक तैयार करेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए भी इसके अंदर हमारा रिकॉर्ड जाता क्या है।
तो उसके बाद बात करते हैं अपने GSTR 3B की। तो 3B के अंदर क्या होता है कि GSTR 3B की जब अपने रिटर्न फाइल करते हैं तो ये हमारा टैक्स पेमेंट के पर्पज से हमें GSTR 3B को फाइल करना होता है। अब GSTR 3B के अंदर हमें कौन सी डिटेल देनी होती है भी, जो हमने GSTR 1 के अंदर जो हमने सेल डिक्लेयर करी है, टैक्सेबल सेल और टैक्स फ्री की सेल, वो सेल हमारा ऑटोमेटिक GSTR 3B के अंदर आ जाएगा GSTR 1 से। तो यहाँ पर आपने सेल तो GSTR 1 के अंदर भी अपने डिक्लेयर करी है और 3B के अंदर भी अपने डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा भी आपका टोटल आउटपुट GST कितना बन रहा है, ये आपका GSTR 3B से क्लियर हो रहा है, हालांकि 1 से भी क्लियर हो रहा है, लेकिन GSTR 3B के अंदर हम टैक्स पेमेंट के पर्पज से GSTR को फाइल करते हैं। तो आपका आउटपुट GST है वो हमने सेल से आपका डिक्लेयर हो गया। और उसके बाद में मान लीजिए अपने जनवरी 2025 में दिसंबर महीने की, दिसंबर 2024 की अपने GSTR 3B फाइल कर रहे हैं, तो आपका GSTR दिसंबर 2024 मंथ के अंदर आपने जो परचेज किया, जो गुड्स आपने परचेज किया है, उसके ऊपर आपने टैक्स कितना पे किया है, यानी कि आपका टोटल इनपुट GST कितना है, जिसको अपने बोलते हैं ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको कितना मिलना चाहिए। अब ये इनपुट GST कौन सा हो गया भी, जो आपने गुड्स परचेज किए थे दिसंबर 2024 के अंदर, और वहाँ उस परचेज के ऊपर आपने जितना टैक्स पे किया है, उस टैक्स पे को अपनी इनपुट GST बोलते हैं। और आपने सेल पर जो चार्ज किया टैक्स वो कितना किया है, उसी के बिहार पर हमारा आउटपुट टैक्स है, जो यानी कि जो हमारी टैक्स की अगर कोई लायबिलिटी अगर बनती है तो वो तय होगी। मान लीजिए आपका आउटपुट है 100 रुपये का, यानी कि सेल के ऊपर आपने कस्टमर से 100 रुपये चार्ज किया और आपने परचेज ज़्यादा कर रखी थी, मान लीजिए आपने 150 रुपये परचेज के ऊपर टैक्स पे कर दिया, तो अभी भी आपका जो 50 रुपये का जो GST है वो गवर्नमेंट के पास अपने कह सकते हैं एक्सेस अभी भी जमा पड़ा है, आपको टैक्स जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। और अब मान लीजिए अगर आपका आउटपुट 100 है, ठीक है, और आपका जो इनपुट है वो केवल 90 रुपये ही है, यानी कि जितना आपने गुड्स परचेज किया उससे आपने ज़्यादा का सेल कर दिया, आपका आउटपुट ज़्यादा बन गया। तो यानी कि 90 रुपये तो हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर दिए जब हमने गुड्स को परचेज किया था, और 100 रुपये हमने कस्टमर से टैक्स इनवॉइस के अंदर जब हमने सेल इनवॉइस इशू किए थे उसके ऊपर हमने चार्ज किए। तो ये टोटल हमारा 100 में से 90 कम हो जाएगा, तो यानी कि ये 10 रुपये हमारी GST पे करने की अब ये लाइबिलिटी बन चुकी है। ठीक है, और अगर आपका आउटपुट 100 था, इनपुट 150 रुपये था, तो ये जो 50 रुपये अभी भी हमारा एक्सेस बचा हुआ है। ठीक है ना, ये इनपुट हमारा गवर्नमेंट के पास में अभी भी बचा हुआ है, तो इस कंडीशन में हमें टैक्स डिपॉजिट करवाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम GSTR 3B रिटर्न को फाइल करते हैं। ठीक है, और ये जो आपका इनपुट GST है, ये इनपुट GST आपको कहाँ से शो होगा, GSTR 2B से। अब ये GSTR 2B क्या चीज़ है ये भी आपको पता होना चाहिए। 2B का मतलब हो गया GSTR 2B, यानी कि इसके अंदर हमारा GST का जो ITC है वो शो होता है। अब ITC आपका कहाँ से शो होगा भी, जहाँ से आपने गुड्स परचेज किया होगा जिन जिन कंपनियों से, उन कंपनियों ने अपनी GSTR 1 की रिटर्न को फाइल करी, और जिसे आप उस कंपनियों ने, उन कंपनी के लिए तो आउटपुट सप्लाई होगी, आपके लिए इनपुट बन गई। तो जैसे वो लोग अपना टाइम के ऊपर, यानी कि 11 तारीख या 11 तारीख से पहले उन्होंने GSTR 1 की रिटर्न को फाइल कर दिया, तो उन सभी से जितना भी आपने गुड्स परचेज किया था उसका ITC आपको इस GSTR 2B के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने 10 अलग अलग पार्टी से गुड्स परचेज किया, ठीक है, और हर कंपनी को मान लीजिए आपने 100 रुपये का GST दे दिया, इसमें 50 रुपये CGST मान लेते हैं, 50 रुपये अपने SGST मान लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 10 रुपये के हिसाब से, तो आपका इनपुट कितना बनना चाहिए, 1000 रुपये का। लेकिन इसके अंदर आपकी 2 पार्टी ऐसी थी जिन्होंने अपनी GSTR 1 की रिटर्न को 14 तारीख को फाइल की है, यानी कि 11 तारीख के बाद फाइल की है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब आपके बुक्स के अंदर तो ITC बोलेगा 1000 रुपये का, लेकिन 2B के ऊपर कितना बोलेगा, 800 रुपये का। क्यों बोलेगा, क्योंकि 10 में से 8 ऐसे आपकी कंपनी थी, 8 ऐसे आपके सप्लायर थे जिन्होंने टाइम पर रिटर्न फाइल कर दी थी, तो उनका तो 800 रुपये आपको 2B के अंदर दिखेगा। लेकिन ये जो 2 ऐसे पार्टी थी जिन्होंने अपनी GSTR 1 को लेट फाइल किया था, अब इनका जो 200 रुपये है, अब ये 200 रुपये आपको GSTR 2A के अंदर तो दिखेगा, बट ये 2B के अंदर कब दिखेगा, जब आप
फरवरी 2025 के अंदर जनवरी 2025 की जब आप 3B फाइल करोगे तो ये 200 रुपये आपको उस कंडीशन में आगे जाके दिखेंगे। तो अब आपको ITC कितना मिलेगा? 800 रुपये का। ठीक है, बुक्स आपके 1000 रुपये से बोल रही है, लेकिन आपको इनपुट वही मिलेगा जो आपके GSTR 2B के अंदर डाटा आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप अकाउंटेंट हो तो आपको ये जो छोटी छोटी हमारी बेसिक बातें हम जो बता रहे हैं इसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बारीकी के साथ और प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने डिस्कस किया GSTR 1 के बारे में और GSTR 3B रिटर्न के बारे में। अब बात आती है CMP 08 की। तो यानी कि CMP 08 के अंदर क्या होता है, ये हमारी कंपोजिशन स्कीम की क्वार्टरली स्टेटमेंट होती है। CMP 08 यानी कि कंपोजिशन स्कीम की 08 जो फॉर्म है हमारा, इसके अंदर हमने क्वार्टरली, मान लीजिए अब जनवरी महीना चल रहा है, जनवरी के अंदर कौन सा, यानी कि अब हमारा जो थर्ड क्वार्टर है अक्टूबर 24 से लेके और दिसंबर 2024 तक हमने टोटल सेल कितनी कर दी, इन 3 महीनों में टोटल हमने सेल कितनी कर दी, उस सेल का 1% हमें टैक्स डिपॉजिट कराना होता है। अब यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी, आपने परचेज किया है और उस परचेज के ऊपर जो आपने टैक्स पे कर दिया उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा कंपोजिशन स्कीम के अंदर। लेकिन जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है यानी कि जो आपकी सेल है, उस सेल के ऊपर आपको 1% का GST यानी कि जिसको अपने बोल देते हैं कंपोजिशन फीस, ये कंपोजिशन फीस आपको गवर्नमेंट को पे करनी होगी। तो यानी कि CMP 8 के अंदर आपने रजिस्टर्ड लोगों को कितना सामान किया, अनरजिस्टर्ड को कितना किया, इसकी डिटेल आपको नहीं देनी होती है। बिल्कुल सिंपल सी रिटर्न है, केवल आपको अपनी सेल डिक्लेयर करनी है और सेल के ऊपर जितना टैक्स आपका बन गया वो टैक्स आपको डिपॉजिट करवाना होता है। अब इसके अंदर कोई 3B का चक्कर नहीं है, कोई GSTR 1 का चक्कर नहीं है, कोई रजिस्टर्ड लोगों को सेल कितना किया, अनरजिस्टर्ड को कितना किया, आउट ऑफ स्टेट कितना किया, ये सब कुछ है, ऐसा मैटर बिल्कुल नहीं रहता। केवल आपको सेल करिए, उस सेल का 1% आपको गवर्नमेंट को टैक्स है जो जमा करवा के आप अपने फारिग को। ठीक है, अब ये जो आपका डाटा है ये आपके जो कस्टमर होंगे उनको कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने केवल टैक्स पर्पज से ही इसको CMP 08 को आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। अगर अपने बात करते हैं GSTR 1 की, अब जैसे आप GSTR 1 रिटर्न को फाइल करते हो, ठीक है, तो अब आपके जो कस्टमर होते हैं जिनको आप लोगों ने सेल किया था और वो B2B की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, यानी कि वो रजिस्टर्ड लोग हैं, वो B2B है, तो उन लोगों के B2B जब वो अपना पोर्टल पे 2B को देखेंगे तो उन 2B के अंदर उनका ITC शो करेगा जो कि आपका आउटपुट टैक्स था। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर अपने क्या डिस्कस किया भी, GST के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन कितने टाइप का होता है और जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद में रजिस्टर लेने के बाद में रेगुलर स्कीम के अंदर हमारी GST की जो रिटर्न होती है उसकी लायबिलिटी क्या बनती है और कंपोजिशन स्कीम के अंदर क्या हमारी लायबिलिटी बनती है। उसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे उसके अंदर अपने ऑनलाइन पोर्टल पर जाके किस तरीके से आपको 2B चेक करना है, किस तरीके से 2A चेक करना है। ठीक है, उसके बाद में GSTR एनुअल रिटर्न्स के बारे में अपने जाएंगे। तो ये सारी की सारी बात है आपको बुक्स के साथ और ऑनलाइन पोर्टल के साथ ये सब कुछ बिल्कुल सीरीज के अंदर सीखने को मिलने वाली है। और आज की इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना और आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।